हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है तनु क्लासेस आर्टकॉम में। कैसे हैं आप लोग? आज जो है हम लोग राजनीति शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। जैसे आप सबको पता है कुछ ही दिनों के अंदर आप लोगों की परीक्षा होने वाली है और ऐसे में टॉपर किस तरह का क्वेश्चन पड़ता है, खास करके सब्जेक्टिव में, उस प्रकार के हम लोग को प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, आपकी चाहे ऑब्जेक्टिव की तैयारी जैसी भी हो, उसमें कोई टेंशन नहीं है। ऑब्जेक्टिव गलत हो जाएगा तो उसमें नंबर नहीं मिलेगा, सही होगा तो उसमें नंबर मिलेगा। लेकिन सब्जेक्टिव में तो आपको पता ही है, अगर आप कुछ भी लिखेंगे तो नंबर मिल ही जाएगा। ठीक है, तो किसी भी जो टॉपर वगैरह बनता है, जो अच्छा रिजल्ट लेके आता है, फर्स्ट डिवीजन हो, 400 प्लस हो, इस तरीके से जो भी मार्क्स लाता है, उसका जो है सब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा कमांड होता है। ऑब्जेक्टिव में तो होता ही है, ऑब्जेक्टिव लगभग सब कर लेता है, लेकिन सब्जेक्टिव सबको नहीं कर पाता, सब्जेक्टिव सिर्फ टॉपर करता है ना। तो आज जो है हम लोग कुछ वैसा ही चुना हुआ प्रश्न को लेके आए हैं जो अक्सर टॉपर पढ़ा करते हैं। ये जो है आपके लिए अनुभवी शिक्षकों के द्वारा तैयार किया गया है। ठीक है, बाकी जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनको जो है ये पीडीएफ पहले मिल चुका है। आप देखिएगा वहां पर आपको 10 सेट दिया गया है। उस 10 सेट में आप देखिएगा ये 5वां या 6ठा सेट में ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो जो भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं, पीडीएफ जो ले चुके हैं, उनको ये पीडीएफ मिल गया है। आप लोग वहां से जाकर रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जितना भी प्रश्न करवाएंगे ये सभी आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपको सिर्फ ध्यान से मेरी बातों को सुनना है, 100% आपको यही याद हो जाएगा और एग्जाम आप सीधा कॉपी पर लिखेंगे। जी हाँ, इसलिए मेरी बातों को शांति से सुनिए, चैटिंग वगैरह मत कीजिए। सभी प्रश्नों का आंसर जो है आपके दिमाग में यूं ही घूमने लगेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके समक्ष, कांग्रेस पार्टी के उदय व पतन के मुख्य कारण क्या थे? हम आपको पहले भी ये प्रश्न करवा चुके हैं, फिर से आपका ये प्रश्न आया है कि कांग्रेस पार्टी का उदय और पतन हो गया, इसका क्या कारण था? तो हम लोग जैसे जानते हैं कि जैसे देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है लगातार 3 बार जीता था, बहुत ज्यादा वोटों से। सबसे पहली बार जो उनकी जीत हुई थी वो कब हुई थी? 1952 में। पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में। फिर जो दूसरा आम चुनाव हुआ था 1957 में, उसमें भी कांग्रेस की जीत हुई थी। फिर जो तीसरा आम चुनाव हुआ था 1962 में, उसमें भी कांग्रेस की बहुत बड़ी जीत हुई थी। ठीक है, और तीनों में जब कांग्रेस का जीत हुआ तो उस वक्त में कौन कौन था? तो बड़ा बड़ा नेता था इस पार्टी में, है ना। पहला पॉइंट तो ये लिखना है। दूसरा, जवाहरलाल नेहरू का नेतृत्व था, ये लिखना है। तीसरा कि ये पार्टी बहुत पुरानी पार्टी थी और देश को आजादी दिलाने में इस पार्टी की भी बहुत बड़ी हाथ थी। तो ये 3 4 5 रीजन है जिससे कि ये कांग्रेस पार्टी जो है बहुत ज्यादा वोटों से जीत रहा था। लेकिन हुआ क्या? 1962 के बाद, 1967 के बाद इस पार्टी का जो भी बड़ा बड़ा नेता है वो छोड़ दिया इस पार्टी को। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई, है ना। तो इन सभी चीजों को देख करके फिर बहुत जो भी इसके सामने वाली पार्टी थी, ऑपोजिशन पार्टी था, वो पहले कमजोर था, लेकिन अब वो मजबूत पार्टी बन गया। तो इससे क्या हो गया? ये पार्टी कमजोर हो गई। तो अपने शब्दों में आपको ऐसे ही आंसर देना है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर किताबी लैंग्वेज देखते हैं। देखिए, 1947 से लेकर के, ये भी किताबी नहीं, ये भी हम लोग का लैंग्वेज है, बट आपको इस लैंग्वेज में अपने शब्दों में देना है ना। 1947 से लेकर के 1967 तक की अवधि में कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व दौर था, है ना। 1967 तक उनका जो है बहुत ज्यादा प्रभुत्व था, बहुत ज्यादा दबदबा था। इसके कई कारण थे। जैसे सबसे पहला कि वह देश की सबसे बड़ी, वह देशव्यापी पार्टी थी। हमने अभी आपको कहा कि सबसे बड़ी पार्टी थी, सबसे पुरानी पार्टी थी। इसे पंडित नेहरू का चमत्कारी नेतृत्व प्राप्त था। पंडित नेहरू इनको चमत्कार थे क्योंकि वो उसी का ये पार्टी था, है ना। तीसरा, विपक्षी दल अत्यंत दुर्बल था और उस वक्त में जो विपक्षी दल है वो भी बहुत कमजोर था। लेकिन 1967 के चुनाव के बाद कांग्रेस का जो है पतन होना शुरू हो गया। क्यों हो गया? तो इसका भी कई कारण था। सबसे पहला कारण क्या हुआ कि उसके पास नेहरू जैसा कोई भी प्रभावशाली नेता अब नहीं रहा। 1964 में नेहरू जी की मृत्यु हो गई थी। दूसरा क्या हो गया कि अनेक प्रांतीय नेताओं ने, यानी कि जो बड़े बड़े नेता थे इस पार्टी में, वो जो है इस पार्टी को छोड़ करके अपना अलग अलग पार्टी बना लिया। ठीक है। तीसरा क्या हो गया? क्षेत्रीय स्तरों पर विपक्षी पार्टियों ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली। यानी कि क्षेत्रीय, जैसे कि अगर बिहार की बात करें तो आरजेडी, जदयू बहुत ज्यादा सीट लेकर के आ गई उस वक्त में। तो जो भी क्षेत्रीय पार्टी थी वो जो है अपने क्षेत्र में जाकर के बहुत ज्यादा दबदबा बना लिया। तो इस तरीके से जो कांग्रेस पार्टी है वो धीरे धीरे पतन हो गई। तो आपको उदय और पतन का इसी तरीके से 2-2, 3-3 करके कारण लिखना है। आपको नंबर जो है 100% बढ़िया मिलेगा। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा सिर्फ। देखिए, भारत में नियोजन के मुख्य उद्देश्य क्या थे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में नियोजन के मुख्य उद्देश्य क्या है? देख लेते हैं इसको। नियोजन का मुख्य उद्देश्य देखिए, भारत में नियोजन के मुख्य उद्देश्य है। इसी प्रकार आपको सेम ऐसे ही कॉपी को लिखना है। आपको देखिए, आंसर भी सबको ही देता है, लेकिन कॉपी किस तरीके से भरता है, किस स्टाइल से भरता है, उसमें भी आपको नंबर छोड़ता है। तो आपको अपना आंसर शीट में लिखना है ANS, उसके बाद एक लाइन छोड़, इस लाइन के बाद दूसरा लाइन से आंसर देना शुरू करना है। लिखना है, भारत में नियोजन के मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, पॉइंट टू पॉइंट, पहला, सभी व्यक्तियों के लिए एक आवश्यक आजीविका का साधन जुटाना। यानी कि जितना भी व्यक्ति है सभी के लिए जो है नियोजन में क्या है कि सभी के लिए आजीविका का साधन जुटाना, सभी के लिए जरूरी जो भी उनका आजीविका है, ठीक है, जीने के लिए जो भी उनकी जीविका है। दूसरा, राष्ट्रीय संपदा के संकेंद्रण को रोकना। तीसरा, सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करना। चौथा, समाज के जो दुर्बल और पिछड़ा लोग हैं उनका कल्याण करना। पांचवा, काम की मानवीय दशाएं स्थापित करना।
ये अगर 5 पॉइंट को आप लिख देते हैं तो नंबर आपको 100% मिल जाएगा, है ना। तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए जो भी पीडीएफ नहीं लिए हैं, ठीक है। बाकी पीडीएफ कैसे मिलेगा वो आपको लास्ट में बताएंगे। चलिए अगला है भारतीय विदेश नीति के किन्हीं 2 सूत्रों का वर्णन कीजिए। भारतीय विदेश नीति का 2 सूत्र के बारे में आपको बताना है। भारत के सबसे पहला विदेश मंत्री का नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू। जब नहीं आए तो बस यही सब पॉइंट को लिख दो ना, दिक्कत क्या है, ठीक है। जब भी नहीं आए पर लिख दो भारत के पहला विदेश मंत्री का नाम जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने कई नियम दिया। सबसे पहला नियम क्या है कि जो भी भारत से जो है बाहर काम करने के लिए जाते हैं, दुबई सऊदी वगैरह, तो उनका देखभाल करना ये विदेश मंत्री का काम होता है। बस विदेश मंत्री कुछ भी पूछा बस उसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ लिखते जाओ, नंबर 100% फुल देगा वो लोग, ठीक है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। चलिए तो भारतीय विदेश नीति के किन्हीं 2 सूत्रों को बतावे देखते हैं। देखिए शीत युद्ध के दौरान प्रधानमंत्री नेहरू ने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाई, ठीक है। किसकी, कौन सी नीति को? गुट निरपेक्षता की नीति को। यह हमारे विदेश नीति का महत्वपूर्ण तत्व था। नेहरू के बाद के प्रधानमंत्री ने भी इस नीति का भरपूर ख्याल रखा। इसके 2 प्रमुख सूत्र है, यानी कि नेहरू जी तो इस गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया ही था, आप सबको पता है। जब शीत युद्ध यहाँ पर चल रहा था, है ना, शीत युद्ध में भारत ना अमेरिका की तरफ जाना चाहता था ना सोवियत संघ की तरफ, इसीलिए उन्होंने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया। ये सारा पॉइंट को आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं, नंबर 100% मिलेगा, ठीक है। मैं बार बार आपको ये बात बोलता हूं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि देखिए जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब शीत युद्ध की शुरुआत हुई तो भारत जो है वो ना अमेरिका की तरफ जाना चाहता था ना सोवियत संघ की तरफ जाना चाहता था, इसीलिए भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाई और यही है हमारा विदेश नीति, हो गया। अब नेहरू जी की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री ने भी जो है इनका भरपूर ख्याल रखा है। अब आगे देख लीजिए क्या क्या है। तो हम लोग जानते हैं गुट निरपेक्षता नीति में क्या है कि भाई पूरा दुनिया में हम लोग शांति चाहते हैं, सब कुछ चाहता है शांति, है ना। हम लोग सुरक्षा और सहयोग करना चाहते हैं, जो गरीब है उनको मदद करो, तो यही तो है विदेश नीति, है ना। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा व सहयोग के मामलों में विश्व के सभी देशों के साथ रहना, निश्चित अवधि के लिए भीतर निशस्त्रीकरण का लक्ष्य पूरा करना, लेकिन रचनात्मक कार्यों के लिए परमाणु ऊर्जा का विकास करना, ठीक है। यानी कि रचनात्मक कार्यों के लिए परमाणु ऊर्जा का विकास करने के लिए कहा है, क्योंकि भारत का क्या कहना था? भारत का यही कहना था कि हम लोग परमाणु ऊर्जा इसलिए बना रहे हैं ताकि कोई हम पर हमला ना करे। ये नहीं कि हम लोग किसी पर हमला करेंगे, हम लोग किसी पर हमला करेंगे, ना ना ना, हम लोग किसी पर नहीं, कोई हम लोगों पर हमला ना करे, इसीलिए हम लोग परमाणु बम को बनाए हैं। जैसे चाइना, अगर हम लोग का परमाणु बम नहीं होता तो क्या लगता है हम लोग को छोड़ देता? कभी नहीं छोड़ता, लेकिन है तो इसलिए वो हमला नहीं कर पाता है। और हम लोग ये भी प्रण ले लिए हैं कि अगर कोई हम लोग पर हमला करता है तभी परमाणु बम का हम हमला करेंगे, पहले हम लोग कभी भी प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। बहुत मजा आएगा जब आप पॉलिटी की क्लास आगे कीजिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, विच्छेदवादी आंदोलन का क्या मतलब होता है? विच्छेदवादी आंदोलन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पिरिटिस्ट मूवमेंट? देख लेते हैं विच्छेदवादी का मतलब क्या होता है। देखिए आप लोग आराम से ध्यान से देखिए। विच्छेदवाद का अर्थ है राष्ट्र से अलग होकर अपना स्वतंत्र राज्य बनाना, है ना। यानी कि देश से अलग होकर के अपना खुद का एक आजाद राज्य बनाना, किसी पर भी निर्भर नहीं रहना। ऐसी गतिविधि चूंकि राष्ट्र विरोधी होती है और ऐसी गतिविधि को ही राष्ट्र विरोधी कहा जाता है, अतः इसका दमन किया जाता है ना। जैसे नागालैंड हो गया, असम हो गया, पंजाब व कश्मीर हो गया, यहाँ के जो उग्रवादी आतंकवादी संगठन था इसी प्रकार के आंदोलन को चला रहा था। यानी कि पंजाब के लोग, नागालैंड के लोग, पंजाब कश्मीर के लोग, असम के लोग क्या चाहते थे कि हम लोग भारत के साथ मिलना नहीं चाहते हैं, हम लोग अलग रहना चाहते हैं, एकदम स्वतंत्र, ना हम लोग भारत, ना पाकिस्तान, ना बांग्लादेश, कहीं नहीं, हम लोग अलग बनना चाहते हैं। और इसी को क्या बोला जाता है? राष्ट्र विरोधी बोला जाता है। और इसी प्रकार का जो आंदोलन है वो संगठन के द्वारा, आतंकवादी संगठन के द्वारा या फिर उग्रवादी लोगों के द्वारा चलाया जाता है। भारत सरकार ऐसे आंदोलनकारियों की मांग स्वीकार नहीं कर सकती है। समस्या का समाधान संविधान के ढांचे के भीतर लोकतांत्रिक तरह से किया जाना चाहिए। यानी कि जो समस्या जो भी है उसका जो समाधान है वो कैसे करना चाहिए? तो संविधान के अंदर जो भी, मतलब कि संविधान में जो भी चीज लिखा हुआ है, जैसे भी लिखा हुआ है उसी के अनुसार करनी चाहिए, ठीक है। वीडियो को प्लीज आप लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर पहली बार आए हैं तो। और आपकी क्लास को तो टाइमिंग पता ही है, सुबह 6 बजे होती है, अभी 6 बजे शाम को ये क्लास चल रही है, ठीक है। उनके बाद 7 बजे भी एक क्लास होगी महामैराथन वाली, फिर आपको 8:30 बजे भी क्लास होगी। तो इन सारे टाइम में आपको क्लास में जुड़ जाना है। नोटिफिकेशन अगर नहीं मिलता है तो टेलीग्राम पे आप लोग ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। बाकी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा ताकि आपके जो भी दोस्त इससे वंचित है उनको भी फायदा हो जाए आपकी वजह से, ठीक है। चलिए, सामाजिक न्याय का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल जस्टिस? राइट द स्टेट द मीनिंग ऑफ सोशल जस्टिस। सामाजिक न्याय का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है? देखते हैं सामाजिक न्याय का मतलब क्या होता है। देखिए, सामाजिक न्याय से आशय है, मतलब है समाज की वैसी स्थिति से है जब समाज में सभी लोगों को समानता प्राप्त हो, ठीक है, धर्म व जाति के आधार पर भेदभाव ना हो, सभी की मान मर्यादा सुरक्षित हो तथा पिछड़े व दुर्बल लोगों के राज्य की ओर से विशेष आरक्षण या सुविधाएं दी जाए ताकि वे अपना विकास कर सके। यह राज्य की सकारात्मक क्रियाएं कहलाती है। यानी कि सामाजिक न्याय का मतलब सिंपली आपको समझना है
कि किसी को भी यानी कि ना कोई जाति देखा जाए, कोई भी चीज देनी, जैसे हम कोई चीज देना चाहते हैं किसी को तो ना उसका जाति देखो, ना धर्म देखो, ना उनका रंग देखो, ना रूप देखो, कुछ भी मत देखो, कोई भी भेदभाव मत करो, ठीक है। बाकी कोई अगर गरीब वगैरह है, पिछड़ा है, तो उनको थोड़ा विशेष दो। जैसे अगर तुम एक नॉर्मल आदमी को 2 रुपया दे रहे हो, तो जो बेचारा गरीब है, ज्यादा गरीब है, तो उनको 3 रुपया दो, है ना। तो विशेष आरक्षण दो, उनको सुविधाएं दी जाए। यही है मतलब कि विकास कर सके, और इसी को हम लोग सकारात्मक क्रिया कहते हैं, और यही है सामाजिक न्याय का मतलब, ठीक है। सामाजिक न्याय इसी से समझ में आ जाता होगा आपको। चलिए अगला है, सोवियत प्रणाली की मुख्य विशेषताएं क्या है। व्हाट वर द मेन फीचर ऑफ सोवियत सिस्टम। सोवियत प्रणाली का जो मुख्य विशेषताएं हैं वो क्या है, इसको थोड़ा सा देखते हैं। इसको भी पॉइंट टू पॉइंट हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और ये पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा वो भी हम आपको बताएंगे। डोंट वरी डियर, वेयर आई एम हियर। आपको घबराना नहीं है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। एक बार जब ठान लिए हैं इस एग्जाम को पार करने की, तो पार करके ही दम लेंगे, ठीक है। चलिए तो सोवियत प्रणाली की मुख्य विशेषताएं को देखते हैं। देखिए सोवियत प्रणाली की मुख्य विशेषताएं निम्न थी। यह निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त करने तथा समतामूलक समाज की स्थापना की भावना से प्रेरित थी। यानी कि जैसे भारत पूंजीवादी को चाहता था, पूंजीवादी का मतलब होता है कैपिटलिस्ट, यानी कि जो मेरा संपत्ति है वो मेरा ही है, इस पर सरकार का कोई अधिकार नहीं होगा, ये होता पूंजीवादी, ठीक है। भारत में पूंजीवादी नहीं है, भारत में मिश्रित है, यहाँ पर पूंजीवादी भी है, यहाँ पर सरकारी भी है। लेकिन ये जो है सोवियत प्रणाली क्या चाहता था कि सब कुछ जो है सरकार के कंट्रोल में हो जाए, तुम्हारा जो प्रॉपर्टी वो भी सरकार का ही प्रॉपर्टी है, फिर सरकार के अंडर में रहे, ठीक है। इस प्रणाली की धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी। इसमें किसी राजनीतिक दल या विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं थी, ठीक है। इसमें अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी, यानी कि जो भी इकोनॉमी वगैरह है सारा चीज जो है वो राज्य के नियंत्रण में था। कोई भी चीज एक नॉर्मल इंसान के अंदर में नहीं था। किस प्रणाली में? सोवियत प्रणाली में। इस प्रणाली के द्वारा सोवियत संघ की सरकार ने अपने सभी नागरिकों के लिए एक न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास किया। यानी कि समझे ना कि घूट घूट के जिंदा रह के मार देना, उस तरह का काम जो है ये सोवियत प्रणाली किया। क्योंकि भाई जो भी प्रॉपर्टी है हम बड़ा मेहनत करेंगे वो सरकार का हो जाएगा, तो कोई मेहनत करेगा क्या? नहीं करेगा ना। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रतिद्वंदता की भावना शीत युद्ध के लिए कैसी उत्तरदायी थी। उससे पहले बहुत सारे लोग बोल रहे सर पीडीएफ के लिए, तो देखिए 7667, ठीक है, 532320 7667532320 इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है। सभी तरह का पीडीएफ मिल जाएगा आपको, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, ये जो सेट करा रहे हैं ये सेट भी आपको मिल जाएगा, क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, महामैराथन क्लास वाला भी मिल जाएगा, और सभी सब्जेक्ट का पॉलिटिकल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश जो भी आपका है, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, सबका मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 249 रुपए में, ठीक है। तो आपको इसी नंबर पे पेमेंट भी करना है, इसी नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट लेके भेजना है व्हाट्सएप में, और आपको जो है सारा पीडीएफ मिल जाएगा। और जो पीडीएफ ले चुके हैं उनको दोबारा नहीं करना है, और वो जाके देखेंगे तो ये सारा पीडीएफ उनको जो है मिल गया है, ठीक है। अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो प्रतिद्वंद्विता की भावना शीत युद्ध के लिए कैसे उत्तरदायी थी, तो देख लेते हैं। देखिए प्रतिद्वंद्विता की भावना जो है शीत युद्ध के लिए बहुत हद तक उत्तरदायी थी। दोनों ही महाशक्तियां नए राष्ट्रों को अपने गुट में लाने, नए नए आधुनिक शुद्ध शास्त्रों को निर्मित करने तथा सामरिक महत्व के स्थानों पर प्रभुत्व कायम करने में एक दूसरे को पीछे छोड़ देना चाहते थे। इस प्रतिस्पर्धा ने दोनों के बीच शंकाओं को और अधिक बढ़ावा दिया, जिससे शांति शुद्ध को बल मिला, ठीक है। तो ये था आपका प्रतिद्वंद्विता, उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं था। अगला प्रश्न देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी का मतलब क्या है? अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, इसका मतलब क्या होता है, इसको समझते हैं। 8 नंबर प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। देखिए अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, ठीक है, जो कि परमाणविक ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है। यानी कि जो अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा है, ये एजेंसी एक संस्था है अंतरराष्ट्रीय लेवल का, ठीक है। और ये क्या कहता है कि जो भी परमाणु वाला ऊर्जा है, जो भी यूज करता है, तो शांतिपूर्ण यूज को ये बढ़ावा देता है, और सैन्य उद्देश्यों में इसका इस्तेमाल को रोकने की कोशिश करता है। और जहां भी सैनिक के मामले में अगर परमाणु वगैरह का यूज करने का सोच रहा होता है कोई, तो उनको रोकने का ये प्रयास करता है। कौन? अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, ठीक है। सुरक्षा परिषद के कहने पर यह अभिकरण किसी गंभीर मामले की जांच पड़ताल करती है। इसके सदस्य प्रसिद्ध परमाणु विशेषज्ञ अथवा वैज्ञानिक हुआ करते हैं। इसके वैज्ञानिक परमाणु ऊर्जा या तकनीकों के हस्तांतरण के मामलों पर अपनी निरीक्षण रिपोर्ट इसे देते हैं कि परमाणु ऊर्जा व तकनीकी का रचनात्मक या शांतिपूर्ण परियोजनाओं के लिए उपयोग हुआ है या नहीं, ठीक है। तो चीजें आपको समझ में, सिंपली आपका डेफिनेशन यही है कि अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा जो है वो परमाणु वगैरह का प्रयोग करने का एक तरीके से उनको बढ़ावा तो देता है, लेकिन उस तरीके से नहीं कि तुम जो है सैनिक पे जाके हमला करो, सैन्य हमला पे करो, उस तरीके से नहीं, ठीक है। अगला है शांति स्थापना या फिर शांति निर्माण में क्या अंतर है? शांति स्थापना, शांति निर्माण, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिएगा, एक शांति स्थापना, शांति को स्थापना करो या शांति निर्माण करो, इन दोनों में अंतर क्या है, तो इसको भी देखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के निर्णयानुसार महासचिव जो है अनेक राज्यों, जैसे बड़े राज्यों को छोड़कर की सैनिक टुकड़ियां गठित करता है तथा उन्हें, 1 सेकंड, क्वेश्चन आपका था शांति स्थापना व शांति निर्माण, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसी में आंसर छुपा हुआ आपका। देखिए
संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के निर्णय अनुसार, यानी कि उनके निर्णय के अनुसार महासचिव अनेक राज्यों में, यानी कि जो भी बड़े राज्य है उनको छोड़ करके अनेक राज्यों की सैनिक टुकड़ियां गठित करता है ना। अनेक अनेक राज्यों की जो सैनिक है, सैनिकों को एक जगह इकट्ठा करता है, उनको एक जगह एक ग्रुप बनाता है, समझ लीजिए, तथा उन्हें रण क्षेत्रों में भेजकर अनुनय विनय के साधनों से शांति की स्थिति बहाल करता है। कहने का मतलब हुआ कि वो जो है बड़े राज्यों को छोड़ करके जो भी छोटे छोटे राज्य है, तो वहां से जो है सैनिक के टुकड़ियों को लेता है, यानी कि सिंपली सैनिक को लेता है, सेना का दल को लेता है, उनके बाद उनको मिला करके दूसरे दूसरे जगह जाके भेजता है ताकि वो शांति की स्थिति को बहाल करे। ऐसी योजनाएं युद्धरत पक्षों को समझाकर शांति स्थापित करती है और ऐसा योजना को कहते हैं शांति स्थापित करना, ठीक। लेकिन यदि इस अभियान में सफलता नहीं मिलती या विद्रोही तत्व इन सेनाओं पर घातक प्रहार करते हैं, तो सुरक्षा परिषद इन सेनाओं को अधिकृत कर सकती है कि ऐसे तत्वों का बलपूर्वक दमन करे। इसे शांति निर्माण की कार्यवाही कहा जाता है। तो आपको समझ में आ गया। यानी मान लेते हैं कहीं पे अगर कोई लड़ाई वगैरह हो गया, ठीक है, तो सैनिक वहां पर आया, सैनिक पहले वहां पर आया, शांति करने के लिए आया कि भाई ठीक है, छोड़ो, हो जाती है गलती, ठीक है, रह जाओ, मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो वो आपका क्या हो गया, शांति स्थापित करना हो गया। अगर वो लोग शांत हो गया तो क्या हो गया, ये शांति स्थापित करना, कि एकदम प्यार से बच्चा जो है वो प्यार से मान गया, ठीक है। लेकिन वो फिर भी उतर आ गया, अरे नहीं छोड़ेंगे, नहीं नहीं, अरे क्या क्या, इस तरीके से करने लगा, लड़ाई करने लगा, लड़ाई पर उतर गया या और विरोध करने लगा और आंदोलन करने लगा, तब वहां पर फिर सैनिक जो है अपना बल के प्रयोग के द्वारा जो है उनका खात्मा करता है और इसी को बोलते हैं शांति निर्माण। शांति स्थापित करना और शांति निर्माण, इन दोनों में आपको समझ में आ गया। यानी कि आप झगड़ा में पहले जाके चुप करते हैं प्यार से, तो वो शांति निर्माण, और अगर प्यार से नहीं माना तो लात जूता से, तो वो हो गया आपका क्या हो गया, शांति स्थापना। अगर प्यार से मान गया तो शांति स्थापना, प्यार से नहीं माना तो लात घुसा, तो वहां पर शांति निर्माण। दोनों चीजों को आपको अच्छे से समझना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न को देखिएगा, भारत में उदारीकरण के बारे में पूछा जाता है कि भारत पर उदारीकरण के 2 सकारात्मक प्रभाव का उल्लेख करें। यानी कि जो उदारीकरण है उसका पॉजिटिव इंपैक्ट को आपको बताना है, जो भी सकारात्मक प्रभाव है उनको बताना है, वो भी टोटल 2, ठीक है। देखिए, भारत पर उदारीकरण के 2 सकारात्मक प्रभाव। सबसे पहला, भारत को एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभारने में वैश्वीकरण का प्रमुख योगदान रहा है ना। यानी कि वैश्वीकरण की वजह से हम लोग भी जो है एक महाशक्ति के रूप में बन पाए हैं। 1991 में अपनाई गई हमारे नई आर्थिक नीति ने ही हमें आज इस मुकाम पर पहुंचाया है, और 1991 में जो हम लोग नई आर्थिक नीति को अपनाए थे, उसी की वजह से आज हम लोगों का देश जो है वो कहीं ना कहीं तरक्की में है और देशों के मुकाबले में, है ना। वैश्वीकरण के कारण हमें, वैसे हम लोग आज भी उतना तरक्की में नहीं है, जैसे सिंगापुर है बहुत ज्यादा तरक्की कर लिया है, चाइना है वो भी बहुत आगे बढ़ गया है, लेकिन तब भी हम लोग आगे हैं। जैसे पाकिस्तान के कंपेरिजन में, बांग्लादेश के कंपेरिजन में, नेपाल के कंपेरिजन में, श्रीलंका के कंपेरिजन में, पड़ोसी देश देखिए सब तो वही है ना। तो 1991 में जो हम लोग अपनाए थे आर्थिक नीति को, उसी की वजह से है इस मुकाम पर। वैश्वीकरण के कारण हमें आज अत्याधुनिक तकनीकी और उससे बने साजो सामान, यानी कि इसी का अगर हम लोगों को तकनीकी वाला जो मिसाइल वगैरह मंगाते हैं, राइफल वगैरह मंगाते हैं, तो ये वैश्वीकरण के कारण ही संभव हो पाया ना। भारत में मोबाइल फोन क्रांति को इस रूप में देखा जा सकता है। जैसे मोबाइल आज एक से एक स्मार्टफोन भारत में मिल जाता है, तो ये कैसे मिलता है, ये हम लोगों को वैश्वीकरण के कारण ही मिलता है ना। अब अगला प्रश्न को देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर देखिए जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है सिर्फ उसी को करवाएंगे, सारा लघु दीर्घ को नहीं करवाएंगे, ठीक है। जिनको दीर्घ करना है वो आप लोग पीडीएफ ले लीजिएगा, बाकी जो पीडीएफ ले चुके हैं वो देख लीजिएगा, इसका आंसर आपको आंसर भी मिल जाएगा, क्वेश्चन भी मिल जाएगा उसी में। टोटल जो 10 सेट आपको दिए, 10 सेट वाला जिसको दिए है उसी में ये मिलेगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा आप लोग व्हाट्सएप में। चलिए, पहला प्रश्न आपका था दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, जो कि 5 नंबर में आपको पूछा जाता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्या 1975 में आपातकालीन की घोषणा जरूरी थी, ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। दूसरा, दलित पैंथर्स द्वारा उठाए गए मुख्य मुद्दों का विवेचन करें, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तीसरा है कश्मीर समस्या पर एक लघु निबंध लिखें, ठीक है। उसके बाद चौथा प्रश्न देख लेते हैं, नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के प्रमुख उद्देश्यों, यूरोपीय संघ की कौन सी विशेषताएं प्रभावित क्षेत्र से। तो यहाँ पर जो ये तीनों प्रश्न है आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तीनों प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, तीनों को एक एक करके हम लोग करते हैं, उनके बाद सेशन को समाप्त करते हैं। 7 बजे आप लोगों की क्लास है, उस क्लास में भी आप लोगों को जुड़ना है। बाकी ग्रुप में आप लोग पीडीएफ वगैरह ले लीजिएगा, ठीक है। व्हाट्सएप में व्हाट्सएप नंबर वगैरह हम दे ही चुके हैं। चलिए, सबसे पहला प्रश्न क्या था दीर्घ में, क्या 1975 में आपातकालीन की घोषणा जरूरी थी। 1975 में जो इंदिरा गांधी के द्वारा आपातकाल की घोषणा की गई थी, तो क्या यह जरूरी थी, आप लोग बताइए, तो क्या जरूरी थी। देख लेते हैं आंसर। देखिए, 1975 में आंतरिक गड़बड़ी के नाम पर आपातकाल का घोषणा किया गया था। यानी कि जब इंदिरा गांधी से पूछा गया था कि तुम आपातकाल क्यों लागू की, तो वो क्या बोला था, आंतरिक गड़बड़ी। क्या बोली थी, आंतरिक गड़बड़ी, है ना। तो 1975 में आंतरिक गड़बड़ी के नाम पर आपातकाल का घोषणा किया जाना एक विवादित विषय है। एक विचार यह है कि जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति के आह्वान ने देश में अव्यवस्था फैलाई थी, है ना। यानी कि संपूर्ण क्रांति जो है 1974 में ही हुआ था, जयप्रकाश नारायण ने करवाया था। तो इससे क्या हो गया, पूरी जो भारत है वो तहलका मच गया था, पूरी दुनिया में एकदम छलबली हो गया था पूरा, है ना। जिसका भयंकर रूप गुजरात में दिखाई दिया, जहां कांग्रेस सरकार को असंवैधानिक तरीकों से हटा दिया गया।
कोई भी संवैधानिक नहीं, चुन उन करके नहीं, ऐसे ही सिर्फ आंदोलन की वजह से वो हट गया। दूसरी ओर यह भी कहा जाता है कि यह सब इंदिरा गांधी ने अपने प्रभुत्व को स्थापित करने हेतु इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उनके चुनाव को रद्द कर दिया था, अतः उन्हें त्यागपत्र देना चाहिए था। आपातकाल में अनेक प्रकार की ज्यादतियां हुई जिन्होंने इंदिरा गांधी की सरकार को बदनाम किया। इस वजह से 1977 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को करारी हार की मुंह देखना पड़ा था, है ना। तो कहने का मतलब आपको सिंपली समझ में आ गया कि ये जो जबकि 1975 का जब भी ये हुआ था, मतलब कि 1975 में जब आपातकाल की घोषणा हुआ था, तो क्या ये जरूरी था? तो जयप्रकाश नारायण जो है संपूर्ण क्रांति का आह्वान जब कर रहे थे तो पूरा देश में हलबली बचा हुआ था, इनको डर लग गई थी, तो इस वजह से भी ये कर सकता है। दूसरा, इनको रिजाइन दे देना चाहिए था, लेकिन ये नहीं दिया। ये क्या करते, आपातकाल लागू कर दिया। अब जब आपातकाल लागू कर दिया तो ये तो दिक्कत हो गया। तो फिर उसी समय जो है जो इलाहाबाद न्यायालय है, उच्च न्यायालय, वो भी अपना फैसला सुना दिया था। क्या सुना दिया था कि जो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी है यह अवैध तरीके से बनी है, सही तरीके से नहीं बनी है। और कहा था, क्या दलील दिया था कि ये सरकारी कर्मचारियों का इस्तेमाल किया है प्रधानमंत्री बनने के लिए, है ना। तो इस तरीके से जो है उनका चुनाव को अवैध करार दिया गया था, इंदिरा गांधी के चुनाव को। कौन? इलाहाबाद हाई कोर्ट। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, दलित पैंथर्स द्वारा उठाए गए मुख्य मुद्दों का विवेचन करें। दलित पैंथर्स के द्वारा जो मुद्दा उठाया गया है उसका आपको विवेचन करना है। देख लेते हैं। देखिए, हमारे समाज में दलित समुदाय ने लंबे समय तक क्रूरतापूर्ण जातिगत अन्याय भुगता है। ठीक है, क्रूरतापूर्ण जातिगत अन्याय। 1970 के दशक में शिक्षित दलितों की पहली पीढ़ी ने अनेक मंचों से अपने हक की आवाज उठाई। इनमें अधिकांश शहर की झुग्गी बस्तियों में पलकर बड़े हुए। दलित हितों की दावेदारी के इस क्रम में महाराष्ट्र में 1972 में दलित युवाओं का एक संगठन दलित पैंथर्स बना। ठीक है, आजादी के बाद के सालों में दलित समुदाय वाले मुख्य जाति आधारित असमानता और आर्थिक असमानता के लिए खिलाफ खड़े रहे। तो आपको पहला यहाँ पर पॉइंट ये याद रखना है कि ये कब बना था, दलित पैंथर्स कहां पर बना। 1 सेकेंड आप लोग देखिए। तो यहाँ पर आप लोग को ये ध्यान रखना है कि ये जो है दलित पैंथर जो बना था, कैसे बना था। तो दलित हितों की दावेदारी के लिए, दलितों पर जो अत्याचार हो रहा था उसी के लिए, एक तरीके से उसी पर आवाज उठाने के लिए ये लोग जो है झुग्गी बस्तियों में पलकर, ठीक है, झुग्गी बस्तियों में पलकर युवाओं का एक संगठन बना। कहां पर? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में 1972 में दलित युवाओं का एक संगठन बना जिसको नाम रखा गया दलित पैंथर्स। आजादी के बाद के सालों में दलित समुदाय वाले मुख्यतः जाति आधारित असमानता और आर्थिक असमानता के खिलाफ लड़ रहे थे, है ना। अभी भी उन लोगों के साथ बहुत अच्छा अत्याचार होता है, खासकर दलित लोगों के साथ। इनकी प्रमुख मांग जाति आधारित किसी भी तरह के भेदभाव की समाप्ति तथा आरक्षण के कानून तथा सामाजिक न्याय की नीतियों का कारगर क्रियान्वयन था। यानी कि सिंपल इनका कहने का मतलब था कि जाति आधारित पर जो हम लोगों को साथ भेदभाव किया जाता है इनको समाप्त किया जाए, आरक्षण हम लोगों को दिया जाए, यही सब चीजें लोगों का मांग था, है ना। महाराष्ट्र के विभिन्न इलाकों में दलितों पर बढ़ रहे अत्याचार से लड़ना दलित पैंथर्स की एक अन्य गतिविधियां थी। और महाराष्ट्र के इलाकों में जो है उन लोगों के साथ, उन लोगों पर बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा था, उसी से लड़ना ये भी उनका एक्टिविटी था, एक अन्य गतिविधि था, जिसके कारण ये दलित पैंथर्स वहां पर बना। दलित पैंथर्स कहां पर बना? महाराष्ट्र में। कब बना? 1972 में दलित युवाओं के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, दलित पैंथर्स का बृहत्तर विचाराधर्म। देखिए, युवा का कोई भी आंदोलन में बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे 1974 का आंदोलन हुआ, 1974 का आंदोलन जो जयप्रकाश नारायण लड़ा था वो कौन सा आंदोलन था? छात्र आंदोलन था, बिहार और गुजरात में चला था और पूरा एकदम तहलका मचा दिया था। समझ सकते हैं आप कि आपातकाल तक लागू कर दिया, कितना बड़ा आंदोलन होगा, है ना। उसी तरीके से दलित पैंथर्स ये भी युवाओं का था। युवा जो है वो बहुत खतरनाक होता है, इसलिए आप लोग डरते हैं और डरना नहीं, आप लोग को देश के लिए कुछ करना है। जब आप इस प्रकार का सोचेंगे, थिंकिंग को करेंगे, तब फिर देखिएगा आपके अंदर मोटिवेशन कहां से आता है। ठीक है, तो दलित पैंथर्स का बृहत्तर विचाराधात्मक एजेंडा जाति प्रथा को समाप्त करना था। जाति प्रथा को, यानी कभी जाति के आधार पर जो मतलब कि आदमी सबको देखता है कि तुम ये जाति से हो तो ये वो, इसलिए जाति वगैरह नहीं देखना चाहिए, चाहे कोई भी जाति से हो, कोई भी धर्म से हो, नहीं देखना चाहिए। ठीक है, ये गलत चीज है। इस पर अगर आप जाएंगे तो फिर हम लोग का जो देश है वो पीछे होते जाएगा। जहां पर भी इस तरह का घटना हुआ, पाकिस्तान आज तरक्की नहीं कर पाता, यही रीजन है। और जाति नहीं, कोई चीज, सब बराबर। ठीक है, सब बराबर। चलिए, भूमिहीन, गरीब, किसान, शहरी, औद्योगिक मजदूर और दलित सहित सारे वंचित वर्गों को संगठित करना था। तो इसी, यानी जो भी किसान गरीब है, जो भी औद्योगिक मजदूर है, जो भी दलित है, जो कि वंचित वर्गों से है, यानी कि एक तरीके से सभी को एक करने का ये प्रयास किया था दलित पैंथर्स। ठीक है, अब अगला देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था आपका कश्मीर के बारे में। कश्मीर समस्या पर एक लघु निबंध लिखे, यानी कि कश्मीर की समस्या पर आपको एक लघु निबंध लिखना है। हमको तो लगता है कश्मीर के बारे में जब भी आपको प्रश्न पूछे तो आप भर भर के लिखेंगे, शायद। क्या लगता है, लिखेंगे क्या? 100% लिखना है। कश्मीर के बारे में जो भी पूछे फुल लिखो। ठीक है, देखिए, कश्मीर के तत्कालीन राजा जो कि था राजा हरि सिंह, है ना। तो कश्मीर के तत्कालीन राजा हरि सिंह के द्वारा कश्मीर को भारत या पाकिस्तान में से किसी में विलय नहीं करना चाहता था। यानी कि वो जो है, मैं आपको कहानी की जैसा बता देता हूँ। देखिए, कश्मीर जब आजाद हुआ भारत, ठीक है, तो उस वक्त में जो कश्मीर का राजा था उनका नाम था हरि सिंह।
जब आजाद हुआ तो कश्मीर से पूछा गया तुम किधर जाना चाहते हो, तो बोला नहीं हम ना पाकिस्तान जाएंगे ना इंडिया, हम तो अकेले रहेंगे। ठीक है, लेकिन इंडिया मान गया, पाकिस्तान भी मान गया, लेकिन पाकिस्तान के अंदर रहा नहीं गया। वो पता नहीं कौन सा चुलबुली उसके अंदर मची, वो आकर के कश्मीर पर हमला कर दिया। अब कश्मीर के पास तो सेना वगैरह था नहीं, तो वो क्या करेगा, वो आया भारत के पास। भारत के पास आया मदद मांगने के लिए कि हमको कुछ सैनिक दीजिए ताकि हम उसका विरोध कर सके, क्योंकि वो हम लोगों पर अत्याचार कर रहा है। ठीक है, तो भारत उनका मदद किया, लेकिन एक कंडीशन लगाया, कंडीशन ले लगाया कि हम तुमको सैनिक तो देंगे, लेकिन तुमको हम लोगों के साथ मिलना पड़ेगा, भारत में मिलना पड़ेगा। तो वो कहा कि ठीक है, ये मान गया, लेकिन फिर भी कहा कि नहीं, आपको जनता का वोट लेना होगा, यानी कि जनता क्या चाहता है आपको उसी को सुनना होगा। भारत इस पर भी हाँ भर दिया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हम लोग जो है जनता जो भी बोलेगा वही करेंगे, फिलहाल तुमको सैनिक देते हैं। जब सैनिक दिया कश्मीर को, तो कश्मीर का जो सेना है एकदम सबको, पाकिस्तान का जो भी सेना था उसको हटा दिया, खत्म कर दिया। ठीक है, उनके बाद जो ये है मतलब कि जनता से वोट कराया गया और जो कश्मीर है वो भारत की तरफ विलय हो गया, लेकिन कुछ शर्त के साथ। जैसे धारा 370 अभी तो खत्म हो गया, लेकिन धारा 370 एक कंडीशन था कि हम लोगों का अपना झंडा होगा, अपना नेशनल एंथम होगा, सब कुछ अपना होगा, बस आप लोगों से 3 बात पर जीवित रहेंगे। सबसे पहला ये सैनिक वगैरह सहायता दे दीजिएगा, आर्थिक सहायता वगैरह दे दीजिएगा, दूसरा हो गया, और एक दो सहायता उसका था, धारा 370 में सारा लिखा हुआ था। ठीक है, वही चीज लिखा हुआ। देखिए, कश्मीर के तत्कालीन राजा हरि सिंह के द्वारा कश्मीर को भारत या पाकिस्तान में से किसी विलय में नहीं करना चाहता था, यानी कि वो किसी भी राज्य में नहीं जाना चाहता था, विलय नहीं होना चाहता था। वो अपना स्वतंत्र राज्य बनाए रखने का निर्णय लिया था, यानी कि वो अपना स्वतंत्र राज्य बनाना चाहता था। इस स्थिति का लाभ उठाते हुए पाकिस्तान ने, यानी कि इसी का फायदा उठाते हुए जो पाकिस्तान है वो कश्मीर पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया, ताकि वो इसे बलपूर्वक अपने कब्जे में कर ले, ताकि वो कश्मीर को ताकत से अपना कब्जा में कर ले। लेकिन पाकिस्तान से होकर हरि सिंह ने जो है अक्टूबर 1947 में कश्मीर का विलय भारतीय संघ में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कर दिया, और फिर वही मदद वगैरह लिया सेना का, फिर वो भारत में आके मिल गया पाकिस्तान की वजह से। ठीक है, यानी कि इसमें भी फायदा हम लोगों को पाकिस्तान का ही कहना चाहिए, क्योंकि थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि अगर वो हमला नहीं करता तो कश्मीर आज आजाद होता, तो ना हम लोग के पास होता ना उनके पास होता, लेकिन वो हमला किया, इसीलिए कश्मीर हम लोगों की तरफ आ गया। ठीक है, तो तभी से भारत इसे अपना अभिन्न अंग मानता है, परंतु पाकिस्तान भारत के दावे को मन माने तरीके से खारिज करता रहा। वो कहा नहीं, वो जबरदस्ती कब्जा करके रखा भारत, कश्मीर जो है वहां नहीं जाना चाहता है। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा पढ़ लीजिए इसको भी। कश्मीर मामले को लेकर के संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद ने उस समय युद्धरत भारत पाकिस्तान को युद्ध विराम का निर्णय सुनाया था, यानी कि कहा था कि भारत और पाकिस्तान कोई भी युद्ध नहीं करेगा, खास करके कश्मीर को लेकर के। इसका जो फैसला है वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर होगा। ठीक है, फिर आगे युद्ध विराम के दौरान कश्मीर का लगभग एक तिहाई भाग पाकिस्तान के अवैध कब्जे में चलाया गया, यानी कि लगभग एक तिहाई भाग जो है वो कहां चलाया गया, पाकिस्तान के कब्जे में चलाया गया, जिसको उसने आजाद कश्मीर का नाम दिया, पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। यानी कि पाकिस्तान जिसको कब्जा कर लिया है कश्मीर को, उसी को पीओके कहते हैं, उसी को आजाद कश्मीर बोलते हैं। ठीक है, तो वो हमला करके युद्ध वगैरह करके जबरदस्ती कब्जा करके रख दिया, अभी भी उन्हीं के पास है। भारत के कब्जे वाले 2 तिहाई कश्मीरी भूभाग पर कब्जे के लिए पाक भारत के विरुद्ध छद्म आतंकवाद का सहारा लेता है, यानी कि वो आतंकवाद का सहारा लेता है, चुपके चुपके से हमला करता है। इस वास्ते कश्मीर घाटी में आतंकी घुसपैठ और जन सामान्य तथा सेना पुलिस के जवानों पर हमला भी पाकिस्तानी विदेश नीति का हिस्सा रहा है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तान सेना वहां के राजनीतिक नेतृत्व पर हावी है। भारत कश्मीर को देश का अभिन्न हिस्सा मानता है, जबकि पाकिस्तान इसे विवादित क्षेत्र मानकर इसे हिंसा द्वारा इसे अशांत कर विश्व को यह संदेश देना चाहता है कि कश्मीर में जनता भारतीय शासन से असंतुष्ट है। यानी कि वो हिंसा पहले तो खुद भड़काता है, बम वगैरह फोड़ देता है, फिर पूरा दुनिया में दिखाता है कि देखिए यहाँ का जनता जो है बहुत मतलब कि दबाव में है, इसीलिए यहाँ का जनता नहीं रहना चाहता भारत में, वो नहीं मिलना चाहता भारत में। इस तरीके से वो पूरी दुनिया को दिखाता है, लेकिन इनका दुनिया बात सुने तब ना। तो कश्मीर में जनता भारतीय शासन से असंतुष्ट है और वह भारत के साथ नहीं रहना चाहती है, जबकि स्थिति इसका उल्टा है। जनता रहना चाहती है, क्यों जाएगा भाई, जब तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं तो क्यों कोई जाना चाहेगा। और गरीब है, भारत बहुत अच्छा है पाकिस्तान से, तो क्यों जाना चाहेगा वहाँ, है कि नहीं। कोई भी है, वो कोई देश से क्या चाहेगा नौकरी वगैरह मिले। मतलब देखिए, हम लोग का जो भी हालत है, हम लोगों को भी बेरोजगार बहुत ज्यादा है भारत में, लेकिन पाकिस्तान से तो कम है, ये बात मतलब हम कहना चाहते हैं ना। वैसे हम लोगों के यहाँ भी बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, जो कि सरकार को कुछ करना चाहिए। तो जम्मू कश्मीर की बजाय पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में लोगों की स्थिति विकट है। भारत द्वारा निरंतर सीमा पर संयम बढ़ता जाता है, लेकिन पाकिस्तान हर संभव माहौल बिगड़ने की कोशिश करता है। अतः कश्मीर की समस्या पाकिस्तान के राजनेताओं के दिमाग की उपज है, क्योंकि वे अपने लोगों को भड़काकर तथा उनकी वास्तविक समस्याओं से उनका ध्यान हटाकर सत्ता में बने रहना चाहते हैं। सिंपली कहने का मतलब क्या है कि वो लोग जो है, जब भी इलेक्शन वगैरह होता है पाकिस्तान में, तो वो लोग क्या करता है, वहां के लोगों को भटकाता है कि इस बार हम बनेंगे तो कश्मीर को लेके आएंगे, इसलिए हमको वोट दो। तो इस तरीके से भटकाता है और पाकिस्तान का जो हालत है और बुरा हो जाता है। जैसे यहाँ पर भारत में क्या होता है, कभी भी वोट वगैरह हो तो हिंदू मुस्लिम वाला कोई कहानी हो जाता है,
या कहीं पे कोई मस्जिद तोड़ देता है, कहीं मंदिर टूट जाता है। इस तरीके से क्या कहता है घटना हो जाती है और जो हम लोगों का सही मुद्दा है उससे हम लोग भटक जाते हैं। यही तो होता है इलेक्शन में, जो कि नहीं होना चाहिए। हम लोगों को देखना चाहिए शिक्षा, स्कूल वगैरह देखना चाहिए, पढ़ाई वगैरह, जो यूनिवर्सिटी है पीछे पीछे 2 साल 3 साल पीछे एग्जाम चल रही है उनको देखना चाहिए, नौकरी नहीं मिल रहा है, लोग ग्रेजुएशन वगैरह करके बैठ के हैं, तो उन सारी चीजों पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन हम लोग ध्यान किस पर देते हैं? हिंदू मुस्लिम, वो किसको मारा, वो पार्टी जो है कौन सा पार्टी, हिंदू है मुस्लिम है। हम लोग इस तरह देख करके अपना देश को और पीछे कर रहे हैं और पाकिस्तान इस मामले में और आगे है। ठीक है, तो ये सारा चीज को नहीं करना चाहिए। इन सभी चीजों ध्यान देखेंगे। पढ़ाई हम लोग इसीलिए करते हैं ताकि इन सारी चीजों को सही कर पाए। थैंक यू सो मच। तो आज हम लोग जो है जितना भी क्वेश्चन किया आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। आप लोग को बताना आज का क्लास कैसा लगा। बाकी जो भी पीडीएफ नहीं लिए उन्हें ले लीजिएगा, जो ले लिए हैं उनको दोबारा पेमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बार बार बोलता हूं, दोबारा आप लोग नहीं करेंगे। ठीक है, 249 रुपये प्राइस है, सभी सब्जेक्ट का है, सब कुछ इसमें मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। बाकी वेबसाइट अपना मोबाइल या फिर गूगल क्रोम ब्राउजर पे जाइएगा, वहां पर तनु क्लासेस सर्च कीजिएगा, वहां से भी जो है आप कम समय में बेहतर तैयारी आप कर सकते हैं ना। वेबसाइट का नाम क्या है? तनु क्लासेस, देख लीजिएगा आप लोग। तो ऐसे ही आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जितना भी आपको अभी क्वेश्चन आंसर करवाएंगे सारे को अच्छे से देखिएगा। ठीक है, और आप लोग शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।